हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, ये एक म्यूचुअल फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड का मैं रिव्यू करूंगा, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। तो इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप बताऊंगा आपको कि आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा हो सकता है, और इसमें क्या रिस्क है, मतलब सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको रिव्यू करूंगा इस म्यूचुअल फंड का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारा अपडेट्स मेरे चैनल से आपके पास जाता रहे। साथ ही साथ में मुझे भी मतलब आपसे मतलब मोटिवेशन मिलता रहे यहाँ पे ग्रो करने के लिए यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देता हूँ ये मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स क्या है। तो देखिए, ये जो फंड ऑफ फंड है, तो फंड ऑफ फंड क्या होता है ना, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड है जो एक दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इन्होंने यहाँ लिखा है, जैसे कि देख सकते हैं, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सीक रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। सो क्या है कि मोतीलाल ओसवाल का ही एक ईटीएफ है जिसका नाम है नैस्डैक 100। वो एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि नॉर्मली स्टॉक्स के टाइप का होता है। मतलब आपके पास अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, स्टॉक्स की तरह ईटीएफ को भी बाई कर सकते हैं। तो ये जो फंड ऑफ फंड है, ये ईटीएफ में मतलब बेसिकली ईटीएफ के यूनिट्स होते हैं। बेसिकली जैसे स्टॉक्स में आपके यूनिट्स होते हैं, राइट, जो ट्रेड करते हैं, उसी तरह ईटीएफ के यूनिट्स होते हैं। तो ये जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, ये इसी ईटीएफ को बाई कर लेती है डायरेक्टली। तो मतलब एक फंड ऑफ फंड यही होता है, मतलब एक फंड जो दूसरे फंड में इन्वेस्ट करती हो उसको फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो ये जो ईटीएफ है, राइट, जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ है, जो मोस्टली उसका रिटर्न्स होगा वही रिटर्न्स आपका इसका इस म्यूचुअल फंड का भी होगा। और थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्या डिफरेंस आ सकता है वो आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। अब देखिए, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, ये 0.10% है, बट 0.10% एक्चुअली नहीं है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इनका एक्सपेंस रेशियो, ये जो म्यूचुअल फंड है, इनका एक्सपेंस रेशियो 0.1% से ज्यादा है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 657 करोड़ है, मतलब इतने इतने पैसे इनके पास आए हैं इस म्यूचुअल फंड में। इनका एंट्री और एग्जिट लोड देखिएगा तो कुछ नहीं है। मतलब जब आप ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या पैसे जब कभी भी निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए, इन्होंने लाइन लिखा है नोट में, देखिए, इन्वेस्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट दे विल बी बियरिंग द रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फंड ऑफ फंड स्कीम इन एडिशन टू द एक्सपेंसेस ऑफ द अंडरलाइंग स्कीम इन विच द फंड्स ऑफ फंड स्कीम मेक्स इन्वेस्टमेंट। सो आपको मैं इजी में समझाता हूँ कि देखिए, आपको 0.1, ये जो इनका एक्सपेंस रेशियो है जो 0.1%, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बट क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, ये एक दूसरे ईटीएफ मतलब ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है, तो उस ईटीएफ का कुछ एक्सपेंस रेशियो कुछ होगा, राइट। तो इन दोनों का आपको सम करके ओवरऑल मिल जाएगा एक्सपेंस रेशियो। आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए, ये है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, जिसमें ये जो फंड है, फंड ऑफ फंड है, ये जो फंड ऑफ फंड है यहाँ पे, ये इन्वेस्ट करती है इस ईटीएफ में, ठीक है। अब इस ईटीएफ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये ईटीएफ देखिएगा तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। तो आपको दोनों का एक्सपेंस रेशियो ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका 0.54% है और उसका 0.1% है। आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा अगर आपको इस म्यूचुअल फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो जानना है तो। इनका देखिए, अगर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 1090 करोड़ है इस ईटीएफ का। पोर्टफोलियो टर्नओवर अराउंड 0.11 है। ये इसलिए इतना कम है, मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर होता है कि मतलब कितना जल्दी, या मतलब कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी खरीदते रहते हैं स्टॉक्स को, बहुत जल्दी जल्दी बेचते रहते हैं। तो 100% का मतलब ये होता है, अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर 100% है, इसका मतलब कि आप, मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो फंड मैनेजर है, वो एक साल में सारा स्टॉक्स बेच देते हैं और नया स्टॉक्स ले आते हैं। 0% का मतलब होता है, मतलब अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर 0% है, जो कि इनका ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% है, राइट, 0.11% है। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो स्टॉक्स हैं एक साल में वो चेंज नहीं हो रहे, अगले साल में सेम ही रह रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये क्योंकि इंडेक्स फंड है, आपको ये तो पता होगा, इंडेक्स फंड जो होता है, जैसे नैस्डैक जो है, ये यूएस का एक इंडेक्स फंड है, इंडिया का नहीं है, यूएस का है। तो इंडिया में जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, आपको पता है इंडेक्स फंड में तो जल्दी चेंजेस नहीं आता है स्टॉक्स में, बहुत टाइम लगता है किसी नए स्टॉक्स को एंट्री लेने में, निफ्टी 50 में या बाहर जाने में टाइम लगता है, जल्दी चेंज नहीं होता है। इसलिए इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत कम है। ट्रैकिंग एरर जो होता है 0.2% है एनुअलाइज देखिएगा तो। ट्रैकिंग एरर क्या होता है कि देखिए, ये तो बेसिकली नैस्डैक इंडेक्स जो यूएस में है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट हो सकता है कि जो नैस्डैक का रिटर्न होगा जो यूएस में होगा, प्लस इनका जो रिटर्न होगा थोड़ा सा डिविएट कर जाएगा, राइट, थोड़ा सा चेंज होगा उन दोनों का रिटर्न। नॉर्मली होता है, अगर इंडिया में भी देखिएगा कोई भी इंडेक्स फंड हो जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करती है, तो थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर होता है, मतलब थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर हमेशा होता है।
तो इनका अराउंड 0.2% का ट्रैकिंग एरर है। और मतलब इतना डिटेल्स इन्होंने इसमें बताया है। चलिए अब एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने बताया कि ये जो म्यूचुअल फंड है, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है जो एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है, और वो ईटीएफ एक्चुअली नैस्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, बट यही है, मतलब यहाँ पे देखिएगा तो फंड ऑफ फंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, क्योंकि फंड ऑफ फंड में क्या होता है, वो फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रही है, और जो दूसरा फंड है यहाँ पे वो नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो फंड ऑफ फंड का तो 0.1% है, राइट। बट ईटीएफ जिसमें ये इन्वेस्ट करती है उसका 0.54% है। टोटल इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है अराउंड 0.64%। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप अगर किसी को बोलते हैं कि मतलब ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बस 0.1% है, तो वो गलत है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। तो बट आप बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दूं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है मोतीलाल ओसवाल का, नैस्डैक का, उसमें डायरेक्टली क्यों मैं इन्वेस्ट नहीं कर दूं, मैं क्यों करूँ इस फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट, क्योंकि आपको 0.1% एक्स्ट्रा भी लग रहा है। अगर आप ईटीएफ में डायरेक्टली करेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो 0.54% होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 0.1% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आपको क्वेश्चन जरूर आएगा आपके दिमाग में भी। आपको मैं बताता हूँ क्यों, मतलब थोड़ा इशू आ जाएगा। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो दो इश्यूज है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो है कि आपको पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए। मतलब वैसे आप डायरेक्टली केवाईसी करिए, बैंक अकाउंट ये सब डिटेल्स दीजिए, हो गया, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ईटीएफ जो है वो स्टॉक की तरह होता है। अगर आपको खरीदना या बेचना है तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। साथ साथ में एक और इशू आता है, वो लिक्विडिटी का इशू आता है। तो स्टॉक्स में क्या होता है, अगर आप बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, राइट। मतलब अगर आप बेचते हैं, कभी आपको बेचने का मन हुआ, मान के चलिए ये जो ईटीएफ है नैस्डैक का, आपको कभी बेचने का मन हुआ बट कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो आप फंस गए, आप तो मतलब बेच नहीं पाएंगे, राइट, उस टाइम पे। तो उसका भी इशू आता है यहाँ पे। एक और इशू जो आता है वो होता है डिविएशन, होता है प्राइस फ्रॉम नैव। सो क्या होता है, हर एक ईटीएफ जो होता है तो उनका एक नेट एसेट वैल्यू होता है, राइट, क्योंकि उन्होंने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, किसी एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो एक वैल्यू होगा, नेट एसेट वैल्यू होगा उस ईटीएफ का। बट क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, तो स्टॉक मार्केट को पता है कैसे डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, राइट। तो कभी कभी हो सकता है कि लोग ज्यादा अगर खरीदने लग जाए इसे, थोड़ा प्राइस नेट एसेट वैल्यू से थोड़ा बढ़ जाए ज्यादा, और उससे क्या होगा, वह ट्रैकिंग एरर भी बढ़ जाएगा। इनका ट्रैकिंग एरर 0.2% है, थोड़ा सा ज्यादा अगर आप देख रहे हैं तो, राइट। अगर आप और सब इंडेक्स फंड्स का देखिएगा जो इंडिया में है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये सब जो है, उनका ट्रैकिंग एरर इतना ज्यादा नहीं होता है, इनका थोड़ा ज्यादा है, 0.2% है। बट अगर डिविएशन ज्यादा होने लग गया तो ट्रैकिंग एरर और बढ़ सकता है। बट इसमें क्या है कि देखिए अभी फंड साइज थोड़ा कम है, इसलिए ये इशू ज्यादा आता है। बट धीरे धीरे अगर आप देखिएगा जो बड़े बड़े फंड है, जो ईटीएफ, जो बड़े बड़े ईटीएफ है, उनमें उतना डिविएशन नहीं आता है, जो बड़े बड़े ईटीएफ है। तो जब एक टाइम ये भी थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ज्यादा पैसे इसमें आ जाएगा, तो थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए ये भी। और ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो लो है, मैं मानता हूँ 0.1% आपको ज्यादा देना पड़ रहा है म्यूचुअल फंड में, फंड ऑफ फंड में। बट आप बस 0.1% एक्स्ट्रा पे करें, ये भी देखिए, राइट। आपको थोड़ा फायदा भी हो रहा है, आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं है, आपको जब बेचना है आप बेच दीजिए, राइट। वो फंड हाउस आपको पैसा दे देगा, और आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं चाहिए, राइट। तो वो वहां पे आपको फायदा है। देखिए डिविएशन का नैब इसमें भी होगा, मतलब म्यूचुअल फंड में है उसमें भी डिविएशन हो सकता है नैब से। क्यों? क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड है बेसिकली वो ईटीएफ में तो इन्वेस्ट कर रही है। अगर ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड का भी तो मतलब ट्रैकिंग एरर बढ़ेगा ही। तो वो रिस्क तो यहाँ भी है। बट और दो जो इशू है लिक्विडिटी का और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट का, उसको आपको आपको केयर नहीं करना पड़ेगा। टैक्सेशन बता दो, इसमें टैक्स कितना लगेगा। ये थोड़ा अलग म्यूचुअल फंड है। तो इंडिया में क्या है ना, अगर आप 65% तक अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, 65% ऑफ द पैसा किसी फंड का इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो नॉर्मल इक्विटी फंड की तरह होता है। बट क्योंकि ये नैस्डैक 100 इंडेक्स में करती है, जो कि इंडिया से बाहर का इंडेक्स है और यूएस का इंडेक्स है, ऑलमोस्ट ये 97-98% इन्वेस्ट करती है अपना पैसा उसी इंडेक्स में जो इंडिया से बाहर है। तो इसे आप रेगुलर इक्विटी फंड नहीं कह सकते हैं, कि ये क्लासिफाइड हो जाता है डेब्ट म्यूचुअल फंड में बेसिकली। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ टैक्सेशन आपका अलग हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म गेन्स जो आपका टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गेन 3 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 20% है आपका टैक्स जो रहेगा, विद इंडेक्सेशन रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका 20% थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया जाता है। तो इंडिया में नॉर्मली आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन अराउंड 5% 4% रहता है, राइट। तो मान के चलिए आपका टैक्स अराउंड, मान के चलिए अराउंड 15% टैक्स देना पड़ेगा आपको। और अगर शॉर्ट टर्म में आप मतलब बेच देते हैं इस म्यूचुअल फंड को 3 साल से, मतलब 3 साल से पहले ही बेच देते हैं अगर आप इसको, तब आपको जो नॉर्मल टैक्स लगता है, जैसे हो सकता है आप 30% वाले स्लैब में हो या 20% वाले स्लैब में हो, जिस भी स्लैब में हो, नॉर्मल टैक्स जो आप देते होंगे उसमें ये काउंट हो जाएगा, उतना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलिए मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर में हूँ, 30% वाले ग्रुप में हूँ इंडिया में,
तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर मैं शॉर्ट टर्म में मतलब 3 साल पहले बेच देता हूँ तो। अब चलिए मैं इस मतलब देखिए, अब क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है, तो हम लोग ईटीएफ का डिटेल्स देखते हैं, क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है हम लोग जिसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब ये जो है मोतीलाल ओसवाल फंड ऑफ फंड, वो तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है। तो हम लोग ईटीएफ का डिटेल्स देखते हैं कि ईटीएफ किस मतलब किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट की हुई है। तो देखिए, मतलब ये नैस्डैक इंडेक्स है जो यूएस में है, और इसके कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। ये एक इंडेक्स फंड है यूएस का, यूएस मार्केट का, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडेक्स फंड है एक्चुअली यूएस मार्केट का। आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने इन्वेस्ट किया है। एप्पल में 12% इन्वेस्ट किया है, मतलब बेसिकली ये जो नैस्डैक 100 है इंडेक्स है, उसमें 12% मतलब बेसिकली सॉरी 12% वेटेज होता है, राइट। वो अराउंड इसका एप्पल का है। माइक्रोसॉफ्ट का अराउंड 11.7% है, अमेजन का 10.4% है, गूगल का 7.4%, फेसबुक का 4.1, इंटेल का 2.4, निविडिया का 2.2, अडोबी का 2%, पेपाल का 2%, नेटफ्लिक्स का 2% ऑलमोस्ट। और अभी लेटेस्ट आई थिंक टेस्ला भी इसमें आ गया है, टॉप 10 में आई थिंक टेस्ला भी आ गया है, तो उसका भी बढ़ गया है यहाँ पे वेटेज थोड़ा सा। तो ये बेसिकली आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली आपका पैसा इन स्टॉक्स में लग रहा है अगर आप वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। मतलब आपका बेसिकली रफली मान के चलिए 12% पैसा लगता है एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 11%, अमेजन में 10%, मतलब अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो टेक कंपनीज है यूएस में। अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखिएगा इस इंडेक्स का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अराउंड 48% है, मोस्टली टेक कंपनीज है यहाँ पे। कम्युनिकेशन सर्विसेज में अराउंड 20% है, कंज्यूमर स्टॉक्स अराउंड 17% है, हेल्थ केयर 7 और कंज्यूमर स्टेबल्स 5%, मोस्टली ये सब में है। अगर आप कंट्री वाइज देखिएगा, मतलब कौन से कंट्रीज में स्टॉक है, मैंने बताया नैस्डैक यूएस की कंपनी है, तो मोस्ट स्टॉक्स यूएस की है। तो 99.4% आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स हैं ये सब वो यूएस में लिस्टेड है। एक और चीज आपको एक और फायदा बताता हूँ, क्योंकि आप देखिए आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अगर जैसे हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि रूपी हमेशा वीक होते गया है, मतलब रूपी का जो वैल्यू है, जैसे एक टाइम पे 40-50 हुआ करता था, आज 70-75 हो गया है। और हिस्टोरिकली आप देखिएगा तो ये बढ़ता ही रहा है मोस्टली, अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखिएगा पिछले 10 साल में, तो ये हमेशा बढ़ता ही रहा है कुछ ना कुछ। तो उसका भी फायदा आपको मिल जाता है, क्योंकि जो आपके जो फंड मैनेजर है वो तो आपसे पैसा रुपी में लेते हैं, फिर उस रुपी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और फिर वो पैसा लगाते हैं, राइट। अब मान के चलिए जब वो बेचने जा रहे हैं, मान के चलिए उन्होंने आपने मतलब जब आपने पैसा लगाया इस म्यूचुअल फंड में, तो रूपी का मतलब जो वैल्यू था, मतलब जो एक्सचेंज रेट था वो 70 था मान के चलिए, ठीक है, रूपी का एक्सचेंज रेट 70 था कंपेयर टू डॉलर। बट जब आप निकालना चाह रहे हैं पैसा, मान के चलिए बढ़ के 75 हो गया मान के चलिए, तो आपका फायदा हो गया, राइट। यहाँ से भी तो आपको फायदा हो गया, क्योंकि वो डॉलर फिर रुपीज में कन्वर्ट होगा फाइनली, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। तो आप वही इन्होंने यहाँ बताया, देख सकते हैं कि अगर आप नैस्डैक 100 को अगर डॉलर की टर्म्स में देखेंगे, मतलब फ्लैट, मतलब नैस्डैक इंडेक्स ने यूएस में कितना रिटर्न दिया, तो वो 6.4 टाइम्स रिटर्न दिया है, मतलब पिछले 2005 से लेके 2020 तक मान के चलिए, मतलब ग्रो किया है पिछले 15 साल में मान के चलिए। बट अगर आप डॉलर मतलब रुपीज की टर्म्स में देखते हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता रुपी की टर्म्स में, तो कितना फायदा होता, तो आपका मतलब रिटर्न 10 गुना हो जाता है बेसिकली, क्योंकि आपको रुपी का ही फायदा होता है, रुपी भी वीक हो गया है, उसका फायदा भी आपको होता है यहाँ पे। और थोड़ा ये सब कंपनी के जो स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका आप थोड़ा देख सकते हैं, वो सब स्टॉक्स के ओवरऑल मतलब एवरेज है ये पूरे इंडेक्स का। ग्रॉस मार्जिन देख सकते हैं अराउंड, अभी देख सकते हैं अराउंड 46% इन स्टॉक्स का ग्रॉस मार्जिन है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% है अराउंड, प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 14% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। तो रेशियो बहुत ही अच्छी है इन सारी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए पहले एसआईपी रिटर्न देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप तो एसआईपी करते हैं, हर एक मंथ कुछ पैसा डालते हैं कोई म्यूचुअल फंड में, तो एसआईपी रिटर्न देखते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज इन्होंने नीचे लिखा है कि परफॉर्मेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स विदाउट जीरो कॉस्ट एक्सपेंसेस। मतलब देखिए आपको थोड़ा पैसा एक्सपेंस तो देना पड़ रहा है 0.64%, बट इस रिटर्न से वो काउंट नहीं हुआ, वो याद रखिएगा। अब देखिए रिटर्न्स देखिए, अगर आप देख सकते हैं आप रिटर्न्स, तो ये जो है नैस्डैक का अगर आप देखिएगा कितना रिटर्न्स रहा है, ये रुपीज में, राइट, आईएनआर में, डॉलर में नहीं है, मतलब आपको कितना रिटर्न्स मिलता है रुपीज में। तो एक साल में आपका रिटर्न 52% रहता अगर आप एसआईपी किए होते, मतलब पिछले एक साल में किए होते, तो मतलब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 1.2 लाख होता और आपका रिटर्न 1.5 लाख हो जाता। अगर आप 3 साल पहले किए हुए थे, एसआईपी स्टार्ट किए हुए थे इसमें, तो 30 मतलब 31% रिटर्न होता है, राइट, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 5 साल पहले किए हुए थे तो अराउंड आपका रिटर्न अराउंड 26% रहता, और 10 साल पहले किए हुए थे तो 25% रिटर्न होता। देख सकते हैं एसआईपी रिटर्न कितना अच्छा है, 25% रिटर्न ओवर 10 साल मिल रहा है। और अगर आप निफ्टी 500 का रिटर्न देखिए, जिससे ये बेसिकली बेंचमार्क करते हैं, तो निफ्टी 500 इंडिया की मतलब इंडिया का वन ऑफ द मतलब इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है सॉरी।
तो निफ्टी फंड 500 का देखिएगा तो एक साल में रिटर्न आपका एसआईपी रिटर्न नेगेटिव 8.4% है, 3 ईयर में नेगेटिव 3.46 है, 5 ईयर में बस 2.85 है और 10 ईयर में 7.91 है। ऑफकोर्स बहुत ज्यादा फायदा होता कंपेयर टू अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वर्सेज आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते तो ज्यादा फायदा होता आपको यूएस मार्केट से। देख सकते हैं आप इस रिटर्न में यहाँ पे। पर चलिए आपको मैं लमसम रिटर्न ही बता देता हूँ, एसआईपी रिटर्न तो बता दिया, लमसम भी बता देता हूँ। देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन देखिएगा तो देखिए मैं यहाँ पे ईटीएफ वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो तो एक साल पहले आया है। आप बोल रहे हो कि मैं कैसे आपको 10 साल रिटर्न दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो तो एक साल पहले ही आया है। बट ये भी समझिए ना, वो जो म्यूचुअल फंड है वो तो बेसिकली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बेसिकली इतना ईटीएफ का रिटर्न होगा उतना ही आपका म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न होगा, राइट। इसलिए मैं ईटीएफ का रिटर्न यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन मतलब 2011 में हुआ था ये ईटीएफ स्टार्ट हुआ था, तब से आप देख सकते हैं आपका एनुअलाइज रिटर्न अराउंड 25% का है। ये लमसम के लिए अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता लमसम, 5 साल पहले लमसम किया होता तो 22% है, 3 साल पहले तो 30% है, 2 साल पहले 27% है और 1 साल में 51% है। देख सकते हैं कितना अच्छा फायदा आपको मिलता अगर आप इसमें इन्वेस्ट पहले किए होते तो। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं बस कह रहा हूँ कि पास का परफॉर्मेंस सही है। अब इसमें रिस्क क्या है, चलिए मैं बेनिफिट तो बता दिया कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इसका आपको इसका ही फायदा है कि अगर रूपी जो है अगर वीक होते गया आगे भी जाके तो आपको और फायदा है, डबल फायदा है। ये सब फायदा तो है, बट रिस्क भी देख लेते हैं क्या है। एक तो मैंने आपको बताया डिविएशन ऑफ प्राइस फ्रॉम द नैव फॉर ईटीएफ, अगर ये हो गया मतलब जैसे कि ईटीएफ जो है उसका नैव से अगर प्राइस डिविएट ज्यादा होते गया तो ट्रैकिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा और उससे भी आपको रिटर्न्स को फर्क पड़ सकता है। दूसरा रिस्क तो ऑफकोर्स मतलब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो यूएस मार्केट अगर अच्छा नहीं किया, कुछ इशू आया यूएस में, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आया, कुछ वार आ गया या कुछ भी इशू आया वहां पे, तो उसका फर्क भी आप पे पड़ेगा, आपके रिटर्न से पड़ेगा। करेंसी रिस्क भी है यहाँ पे। अभी तक तो मतलब रूपी हमेशा वीक होता रहा है, हिस्टोरिकली आप देखिए तो वीक होता रहा है रूपी, बट इनकेस रूपी स्ट्रांग होना शुरू हो गया अगर, तो तब थोड़ा आपके रिटर्न पे फर्क भी पड़ सकता है, फिर वो पास का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा और थोड़ा रिटर्न कम भी हो सकता है। बट हाँ अगर आप एसआईपी करते रहिएगा, मतलब एसआईपी हर मंथ करते रहिएगा, तो देखिए अभी मांग चलिए इस मंथ में रूपी का वैल्यू मतलब कंपेयर टू डॉलर 70 है, मांग के चलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने एसआईपी किया अभी 70 पे किया, अगले मंथ 71 हो गया, अभी आपने 71 पे किया, फिर मांगे 70 हो गया, तो फिर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ओवरऑल ये जो रिस्क होता है थोड़ा कम हो जाता है, करेंसी रिस्क थोड़ा कम हो जाता है आप देखिएगा। इसलिए मैं अपना भी बता देता हूँ आपको। ऑफकोर्स आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है यूएस टेक कंपनी, जो कि आपने देखा होगा अराउंड 50% जो है ये इंडेक्स जो 50% जो है यूएस टेक कंपनीज में इन्वेस्टेड है। और ये सब इनमें से कुछ कंपनीज तो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है। एप्पल तो अब आई थिंक $2 ट्रिलियन मार्केट कैप रीच करने वाली है, और इवन माइक्रोसॉफ्ट है ट्रिलियन डॉलर कंपनी। तो ये सब ट्रिलियन बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है मतलब। और ऐसा नहीं कि इनका पैसा बस यूएस से आता है, ऐसा नहीं है, उनका पैसा पूरे वर्ल्ड से आता है। गूगल तो सब जगह से कमाती है, अमेजन तो सब जगह से कमाती है, तो वो भी आप देख, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। डाइवर्सिफिकेशन रहता है आपके लिए, मतलब इंडिया में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं बट कुछ परसेंटेज ऑफ अपना जो आपका पोर्टफोलियो है लेट से 5% 10% आप यूएस में भी कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है उससे। अब आप मतलब मैंने इससे पहले पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड का भी रिव्यू किया था, कल ही किया था, और उसमें मैंने बताया था कि वो भी मतलब कुछ यूएस में पैसा लगाते हैं, यूएस स्टॉक्स में लाइक अमेजन में, गूगल में, ये सब में। तो आप बोलेंगे कि मैं उसमें क्यों नहीं करूँ, इसमें क्यों करूँ, तो रिस्क रिवार्ड की बात है, ठीक है। यहाँ का रिटर्न आप देख सकते हैं कि पराग पारिक से बहुत ही ज्यादा है, बट रिस्क भी ज्यादा है उससे, तो बस रिस्क रिवार्ड की बात आती है। आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पराग पारिक, बिकॉज पराग पारिक में वो थोड़ा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अराउंड 65-70% इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, रेस्ट यूएस में करते हैं, तो वहां तो उन्होंने वो थोड़ा रिस्क मिनिमाइज कर देते हैं वहां पे, तो यहाँ आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा है, ये समझना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि और सब इंडेक्स फंड का आप देखिएगा अगर एक्सपेंस रेशियो तो बहुत कम रहता है। कोई भी इंडेक्स फंड देखिए इंडिया में जो है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई भी देख लीजिए, उनका एक्सपेंस रेशियो इतना हाई नहीं होता है, इसका अराउंड 0.64% है, राइट। तो वो थोड़ा हाई है, बट ऑफकोर्स आप देखिए रिटर्न भी आपको वो ज्यादा मिला है। तो अगर आप बोलेंगे कि 0.64% पैसा मेरे से लिया जा रहा है और मुझे 20-25% रिटर्न मिल रहा है, तो कोई बुरी बुरी बात नहीं मुझे लगता है उतना ज्यादा। अब देखिए पास्ट परफॉर्मेंस देखिएगा तो अभी तो 50% रिटर्न दे दिया है एक साल में, बट उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फ्यूचर में देता रहेगा। मतलब पास्ट परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी इतना मिलते रहेगा। मतलब वो मतलब मैं जैसे देखिए 20% 15% एक्सपेक्ट करना ठीक है, मतलब वो लॉन्ग टर्म, 20 भी एक्चुअली ज्यादा हो जाता है, मैं सही बताऊं तो अराउंड 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड। 20 बचते 25 30 50 करना बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर आप 5-10 साल के लिए कर रहे हो, ठीक है मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको आपको उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यार मुझे मतलब पिछले 10 साल में इसने 25% दिया है तो अगले 10 में ही 25 मिलेगा।
म्यूचुअल फंड में नॉर्मली मैं कहूंगा आप 15% एक्सपेक्ट कीजिए अराउंड, तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन उतना ही रखना चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए जो यूएस का फंड है, यूएस में जो नैस्डैक इंडेक्स है, मान के चलिए वो 15% पे बढ़ा, मान के चलिए, ठीक है, मतलब उसका कंपाउंड रिटर्न अगले 10 साल के लिए 15% रहा, ठीक है। तो आपके लिए रिटर्न क्या रहेगा, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देके। तो देखिए आपका 0.6% तो चले गया, मतलब 15% तो ओवरऑल रिटर्न नैस्डैक से आया, ठीक है, उस इंडेक्स से आया, बट आपका 0.6% पैसा तो चले गया, मतलब आपने आपका एक्सपेंस रेशियो था, तो आपने फी पे किया फंड मैनेजर को, 0.6 तो वहां चले गया। 0.2% का ट्रैकिंग एरर भी था यहाँ पे, तो डिविएशन आ सकता है एक्चुअल रिटर्न से, तो 0.2% ट्रैकिंग एरर हो गया जो हिस्टोरिकली रहा है इनका। और 0.15% आपको मैंने बताया ना, 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 0.15 हो गया। तो आप देख सकते हैं मतलब आपका 1% तो ओवरऑल चला गया, राइट, मतलब 15% रिटर्न तो नैस्डैक से आया, बट 1% तो ऐसे ही चलेगा, ये सब फीस और टैक्स और ये सब में, तो 14% रिटर्न हुआ आपका, मान के चलिए। बट अभी अभी तक मैंने एक और चीज कंसिडर नहीं किया है, वो है करेंसी रिस्क। अब डिपेंड करता है, 14% रिटर्न तो आपका आ गया, ठीक है, बट अब करेंसी मतलब रूपी कैसा, मतलब रूपी ने कैसा किया इस 10 साल में। अगर रूपी अगर वीक होते गया तो रिटर्न आपका 14 प्लस होगा, मतलब 14 से ज्यादा ही होगा, राइट, 15 16 20 25 हो सकता है। बट अगर रूपी इनकेस स्ट्रॉन्गर होते गया तो आपका रिटर्न 14 से कम भी हो सकता है। तो ये मैं वो एग्जांपल से समझा रहा था कि रिस्क और रिटर्न मतलब रिस्क रिवार्ड क्या है आपका, बेसिकली वो करेंसी रिस्क पे डिपेंड करता है। सो अभी तक मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, पर अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नहीं करूंगा, मैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड में ही करूंगा, ज़्यादा सही रहता है, मतलब 0.1% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बट ठीक है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ मैं। और ये मेरे वॉच लिस्ट में है, बट मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने का, थोड़ा और एनालाइज करूंगा इससे, और मैं सोच रहा हूँ मतलब पराग पारिक में तो मैं ऑलरेडी किया हुआ हूँ, तो उससे भी मुझे एक्सपोजर मिल जाता है यूएस कंपनीज में। बट इससे आप देखेंगे तो मुझे 100% एक्सपोजर मिल जाता है, तो बिग यूएस कंपनीज, जो कि बहुत ही अच्छा अर्निंग्स हो रहा है उनका। और ये सब, बट हाँ अगर आप अभी आप सोचेंगे कि हाँ मतलब यूएस यूएस मार्केट का मतलब प्राइस टू अर्निंग ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओवर वैल्यूड हो गया, राइट, आप भी सोच रहे होंगे अभी क्यों करूं मैं इन्वेस्ट। बट अगर आप एसआईपी करते हैं, मतलब मैं लमसम करने नहीं कह रहा हूँ आपको, पर अगर आप एसआईपी करते रहते हैं हर मंथ, तो ओवरऑल आप एवरेज कर लेते हैं, मतलब आप वेट भी कर सकते हैं। बट मुझे टाइमिंग द मार्केट जो होता है, मार्केट और टाइम करना मुझे उतना मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं उतना करता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एसआईपी करते रहता हूँ, मार्केट्स कैसा भी रहे, मतलब मैं एसआईपी नॉर्मल करते रहता हूँ। और मैंने देखा एसआईपी रिटर्न आप देखिएगा किसी भी फंड का, तो ओवरऑल कंपेयर टू लमसम ऑलमोस्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है, और ज्यादा नहीं रहता है डिफरेंट, तो उतना ही फर्क नहीं पड़ता है, तो रिस्क भी आपका कम हो जाता है। तो आप ये मत देखिए कि हाँ ओवर वैल्यूड है या नहीं है, मतलब मार्केट है, उतना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि देखिए मतलब लोग कहते हैं ओवर वैल्यूड है, बट देखिए ये जो टेक कंपनीज है उनका अर्निंग्स भी तो देखिए कितना फास्ट बढ़ रहा है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, इन सब अर्निंग्स ये 15-20% ग्रो करते रहता है आजकल, ये भी तो देखना पड़ता है। तो अर्निंग्स के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए वैल्यूएशन हमेशा। तो मैं नॉर्मली आपको कहूंगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी फॉलो कीजिए, हर मंथ 5,000 10,000 जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए हर मंथ एसआईपी करके। सो इस म्यूचुअल फंड के लिए इतना ही। और मैं फिर से अगर मतलब आप मुझे जरूर कमेंट से बताते रहिएगा, अगर कोई और म्यूचुअल फंड अगर आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ तो आप बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं अपने चैनल पे इन्वेस्ट, सॉरी अपने चैनल पे मैं रिव्यू करते रहूंगा उन्हें। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।